दुनिया के बिंदु पर, ग्लोब पर भारत की सैन्य क्षमता कहाँ पहुंच चुकी है। आज के सेशन में बातें करेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर सेना जिसके पास है, क्षमता बना हुआ है, सभी दुनिया जानती है कि अमेरिका है, लेकिन भारत का स्थान कहाँ हुआ है, आज के सेशन में बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपके परिवार पीसीएस पॉइंट पटना वाला में मैं अनिल सर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आज के सेशन में ब्रेन बूस्टर डोज 11th डेज आज है और आज के सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट जीएस का पोर्शन होगा और बातें दुनिया के भी होगी जो आपके एग्जाम में रूबहू क्वेश्चन आने वाला है। स्टार्ट करते हैं मेरे मित्र। पहला क्वेश्चन जो अभी हाल ही में सुर्खियों में बना रहा, पहला क्वेश्चन है कि 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे स्टार्ट किया गया है। हम बात करते हैं भारत में जब किया गया है तो यह स्थान है, वह स्टेट है हरियाणा का, और हरियाणा का है तो है फरीदाबाद। फरीदाबाद एच बोले तो हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर की दरबार यानी कि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। और यह फरीदाबाद में होता है 17 से लेकर और 20 के बीच, 20 जनवरी तक यह चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव बातें किया जा रहा है मेरे मित्र कि इसका टारगेट क्या है, इसकी सब्जेक्ट क्या है, थीम क्या है, विषय क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कहता है कि अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सार्वजनिक आउटरीच कैसे बनाया जाए, इसका थीम रखा गया है। और यह थीम आज स्टार्ट नहीं होता है, यह तो थीम स्टार्ट होता है 2015 में। इसकी शुरुआत होती है 2015 से। 2015 से इसकी स्टार्ट होती है। आगे जब हमने देखा कि महोत्सव ही स्टार्ट किया जा रहा है, महोत्सव की हमने अध्ययन किया, तो इस श्रृंखला में हमने कहा किया कि महोत्सव को ही हमने पॉइंट लेकर आ गया। महोत्सव बोले तो कुछ पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। आई मीन्स कहता है कि COP 28 कहाँ आयोजन किया गया, जो आयोजन का स्थल रहा COP, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं, और यह 29वां था जो कि यूएई के दुबई में आयोजित किया गया था। तो फिर क्वेश्चन आपके जहन में, दिमाग में बनेगा कि सर 29वां कहाँ होगा। तो वह 29वां होगा अजरबैजान की राजधानी, क्या, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में होगा। मैंने लिखा भी है, देखिएगा कि COP 28 यूएई के दुबई में हुआ और 29वां अजरबैजान की कैपिटल बाकू में होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। 18वां G20 ग्रुप ऑफ 20 वैश्विक स्तर के, वैसे 19 देश प्लस एक यूनियन स्टेट, यूनियन ग्रुप कर मिलाकर 20, यह 20 देश का यह शिखर सम्मेलन होता है। भारत नेतृत्व करता है, प्रेसिडेंटी करता है, अध्यक्षता करता है, और यह करता है कहाँ, तो नई दिल्ली में। मैं जब ये सेशन स्टार्ट करता हूँ, तन मन धन के साथ, ठंड हो या गर्म हो,
हाथ तो जल लग रहा है कि मैंने कट के गिर जाएंगे, इतना ठंड है वर्तमान में देखा जाए तो प्रयागराज में। और सुबह के बज चुके हैं 7, अपलोड करने में जो भी चीज़ें टाइम लग सकती है। तो कहता है कि यह दिल्ली में आयोजित किया जाता है। दूसरी पॉइंट बात करता है कि इसका मेंबरशिप भारत कर रहा था। अगला पॉइंट देखते हैं कि 49वां G7 ग्रुप ऑफ 7 देशों का यह ग्रुप, जिसका सम्मेलन होता है जापान के हिरोशिमा पर। वही हिरोशिमा 1940 की बात है, अमेरिका ने अटैक किया, लिटिल बॉय बम मारा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे हुए थे ग्रुप ऑफ 7 में। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? साउथ अफ्रीका में। साइड हो जाओ, साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका का यह देखा जाता है ब्रिक्स, जो कि B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से साउथ अफ्रीका, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। यानी कि 15वां तो होता है साउथ अफ्रीका में, 16वां कौन लेगा? रसिया लेगा, रूस करेगा 16वां ब्रिक्स सम्मेलन। आगे देखते हैं। 18वां G20 सम्मेलन होता है नई दिल्ली, भारत करता है। तो 19वां कौन करेगा? साउथ अमेरिका का एक देश जिसका नाम है ब्राजील। वही ब्राजील जहां अमेजन की जंगल है, दुनिया को 20% ऑक्सीजन प्रदान करने वाला अमेजन का जंगल ब्राजील ही देश में तो शामिल है, स्थित है। ला डी सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए हैं। आगे देखते हैं। COP29 हमने बता दिया। छठा बिमस्टेक होता है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। बैंकॉक में होता है। अगला क्वेश्चन जिसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, अगला क्वेश्चन जिसकी चर्चा पूरा भारत कर रहा है, वह है इम्पोर्टेंस। आपके एग्जाम्स के लिए कलम और कॉपी अपने हाथों में उठा लेते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंटेंट 2 बजे रात में जग कर बनाया गया, सर्च कर करके, तो इसमें पॉइंट बनेगा। कहता है कि ग्लोबल फायर पावर का एक रिपोर्ट आता है। ग्लोबल फायर पावर का रिपोर्ट आता है और यह रिपोर्ट बताता है कि भैया कि सैन्य क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान मिलता है मेरे भाई? सैन्य मामले के क्षेत्र में भारत को स्थान मिलता है चौथा। क्या मिलता है? चौथा मिलता है। फिर आपके जहन में 4 नंबर है, 8 नंबर न समझिएगा, 4 नंबर है। फिर आपके जहन में बनेगा ना कि सर पहला कौन होता है, दूसरा कौन होता है, तीसरा कौन होता है, 5वां कौन होता है, 9वां कौन होता है? सुनिएगा। प्रथम तो अमेरिका बनता है। सैन्य क्षमता में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, तो वहीं दूसरे स्थान पर रसिया है, और तीसरे स्थान पर चाइना, और चौथे स्थान पर भारत। और लल्ला पाकिस्तान की जब मैं बात करता हूँ, लल्ला पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, तो लल्ला पाकिस्तान बहुत परफॉर्मेंस में है, 9वें स्थान पर है। इसके बाद देखा जाए तो इसके पास भी कुछ सैनिक है, वहीं तो शासन प्रशासन चला रही है मेरे मित्र। लेकिन कहा कि सर आपने 5वां नहीं बताया। अरे 5वां बताएंगे मेरे मित्र, आप कमेंट करके तो बताइए सियोल किसकी राजधानी है, किस देश की राजधानी है। अगर सियोल जिस देश की राजधानी होगी, कैपिटल्स होगी, 5वें स्थान पर वहीं होगा। कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए इंडिया के पास देखा जाए तो 4641 टैंक है। कितना? 4641
41 टैंक है, 600 लड़ाकू विमान है और 162 61 के आसपास परमाणु मिसाइल भी है, जो कहीं 2 से 4 कम है पाकिस्तान से, लेकिन जो है अपने आप में अपने आकृति पर प्राकृत क्या कहते हैं नक्शे पर पाकिस्तान को मिटाने के लिए काफी है। आगे बात करते हैं कि सबसे देखा जाए तो कमजोर सेना किस देश की है मेरे मित्र। कमजोर सेना तो वह कमजोर सेना भारत का ही एक पड़ोसी देश जो अपने सेना पर विश्वास नहीं करता, वह सेना पर विश्वास नहीं करता, वह अपनी खुशहाली बदहाल पर विश्वास करता है। खुशहाली पर वह देश कोई और नहीं है तो वह देश है भूटान। कौन है? भूटान। अच्छा सर, वही सबसे कमजोर सेना देखा जाता है भूटान, जो बात करता है जिसकी कैपिटल्स है क्या? थिम्पू, न्यूट्रम। याद करिएगा, मैं ऑफलाइन क्लासेस में मेरा चल रहा है क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक में चल रहा है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, बारीकियों से यह ऑफलाइन क्लासेस मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। टारगेट 1 डे एग्जाम से। अगर आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो 8 से 10 के बीच में मॉर्निंग में शुक्ला मार्केट, चांदपुर सलोरी, नियर सचान मार्केट, सचान क्लिनिक आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हम लिख देते हैं 7505870905 होगा यह मोबाइल नंबर। और एक बार पुनः आइए प्रयागराज की धरती पर, और हम सब यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हम भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, और कहीं ना कहीं 1 डे एग्जाम्स के लिए वह कंटेंट दे पाएंगे जो कि पीसीएस तक के कर प्रोवाइड करा देगा। क्योंकि मेरे अंदर यही चीज़ें होती हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे और कुछ दूँ, तुझे और कुछ दूँ। तो आपकी तरफ से यह सौगात बनना चाहिए कि जब तन मन समर्पित हो तो अपने लक्ष्य को प्राप्ति किए बिना हम रुके कैसे। यह सेशन देते हुए मुझे लग गया लगभग 1 साल और 4 महीना हो चुका है। लगातार मैं कुछ विषम परिस्थितियों की वजह से 2-4 दिन 8 दिन क्लास नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं लगातार अब बना रहा हूँ इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं 5 YouTube चैनल सब्सक्राइबर से, परिवार से मैं जुड़ा था, स्टार्ट किया था, और आज यह मेरा परिवार आप सबके प्यार, सपोर्ट, दुलार मिला कि यह अब 1000 होने को पहुंचने जा रहा है। 826 मेंबर हमारे इस प्लेटफॉर्म के हो चुके हैं पीसीएस पॉइंट पटना वाला के माध्यम से। अगला अब हम बात करते हैं कि हमने देखा कि रैंक भारत को मिल जाता है 0.1023, इसको रैंक मिला है भारत का। पावर इंडेक्स है 0.1023। आगे हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार की एक योजना आती है, और देखिए उसमें क्या होता है। केंद्र सरकार के द्वारा 2030 तक, कब? 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाले आकस्मिक मृत्यु को कितने प्रतिशत कम करने का टारगेट यह किया गया है। ये बातें कर रहे हैं हमारे अरुण जेटली साहब, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। बंद कर दीजिए बाबू, मंत्री। तो यह लक्ष्य रखा गया है 50%, यह लक्ष्य रखा गया है 50%। डन है। चलिए, एक रिपोर्ट बताती है कि हर 1 घंटे में 53 लोग घायल होते हैं सड़क दुर्घटना में, जिसमें से 19 लोग की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है।
जो अपने आप में यह बहुत सोचने को मजबूर कर देता है कि यह सिस्टम प्रणाली कितना अभद्र दिखता है। आगे देखते हैं कि यह 19 लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं। काला जर को समाप्त रखने के लिए टारगेट सरकार ने किया है 2023 तक, और 2023 समाप्त हो चुका का क्या देखा जाए तो काला जर समाप्त हुआ। गरीबों की आय दुगुनी करने के लिए टारगेट रखा गया है। गरीबों का स्पेस नहीं है, यहाँ ले देता हूँ। गरीबों की आय दुगुनी कब करेंगे ये मोदी सरकार? तो 2024 में, और 2024 चल रहा है। इस सत्र के लास्ट में देखिएगा क्या गरीबों की आय दुगुनी हो जाएगी। अगर दुगुना नहीं हुआ तो इसका जिम्मेवार कोई और नहीं, केंद्र सरकार ही होगी। मेरे विजन से मेरा मानना है, क्योंकि आप जब किसान को रियायत नहीं देंगे, करों में छूट नहीं देंगे, अर्थव्यवस्था को आप हाई पीक पर लेके जाएंगे और रोजगार का जो पैमाना है उसको बंद किए रहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं यह गरीबी सूचकांक भारत की नीचे आता ही दिखता रहेगा। आप अन्य चीज़ों में खर्चा करने के बजाय इस तरह से गतिविधि नहीं करनी चाहिए, जो मेरा मानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र। डिजिटल रेडियो लॉन्च लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। कहने का आशय यह हुआ कि हर घर तक जिस प्रकार से बिजली पहुंचाया गया, क्या पहुंचाया गया? बिजली, उसी प्रकार से 2025 के अंत तक हर घर रेडियो क्यों ना पहुंचे, ताकि सरकार की योजनाओं के बारे में आम जनता को जानकारी हो सके और आम जनता इसका प्रॉफिट लाभ उठा सके। अगला क्वेश्चन अटैक करते हैं। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्टार लगाइएगा। ये भी स्टार लाइक है, ये भी स्टार लाइक है। आज के सेशन ही स्टार है, तो स्टार कहीं छुपता नहीं है, दिखता ही है कि 34 वर्ष के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? जो अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लालन टॉप क्वेश्चन है। इसका आंसर तो बनेगा सुमित भैया को जाता है, यानी कि सुमित नागड़ बनेंगे। सुमित नागड़, सुमित नागड़ ग्रैंड स्लैम खिलाड़ी में यह क्या किए हैं? टेनिस खिलाड़ी को भारतीय, ये पहले भारतीय पुरुष में ये बन चुके हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस रखता है कि सुमित नागड़ ने किस देश के खिलाड़ी को हराया था? तो सुमित नागड़ साहब कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराए थे। कजाकिस्तान के खिलाड़ी को यह हराए थे। राइट आर्म करिएगा। और इस खिलाड़ी का नाम जो हराया था, यह कहां का था? कजाकिस्तान का। नाम है अलेक्जेंडर बुब्लिक को हराए थे सुमित नागड़ साहब। 34 वर्ष के बाद यह खिताब, यह बात टेनिस की पहले भारतीय बन चुके हैं सुमित नागड़ जी। आगे हम बात करते हैं। यह जनवरी सीजन चल रहा है और ग्रैंड स्लैम जो देखा जाए तो 4 होता है। एक ऑस्ट्रेलिया होता है, एक फ्रेंच होता है, एक विमंडल होता है और एक यूएस होता है। जनवरी मंथ में स्टार्ट होने को है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच कप टेनिस जो खेल। अगला क्वेश्चन कहता है किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है? और बनाया गया है 6 भाषा थी, जो कि अब 9 टारगेट रखा गया है। तो किस भाषा को बनाया गया है?
तो इसका आंसर राइट डाउन करिएगा फारसी को। भारत की नवीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है किसको? तो फारसी को। ओके, आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश आरो के लिए इंपॉर्टेंस होगा क्वेश्चन, लेकिन यह आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित नाव किस नदी में चलेगी? ऑप्शन में दे दूं तो गंगा, जमुना, सरस्वती, घाघरा या सरयू। आप कॉमन सेंस लगाइएगा कि ट्रेंडिंग में कौन नदी चल रही है, तो राइट डाउन करने का प्रयास करिएगा मेरे मित्र। ट्रेंडिंग में चल रही है सरयू। गंगा किनारे मोरे घाव हो, घर पहुंचा द देवी मैया। आप सब गाना सुने होंगे, लेकिन आज ट्रेंड चल रहा है सरयू किनारे बसा अयोध्या हो, कि अयोध्या पहुंचा द हे बजरंगबली, हे श्री राम जी के पास। ठीक है, तो सरयू नदी जो है अयोध्या इसी के तट पर बसा है, और 22 जनवरी को होने जा रहा है आगाज रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है अयोध्या में। और अयोध्या मंदिर का निर्माण 900 करोड़ रुपया की लागत से यह बनाया जा रहा है, और इसमें हर क्षेत्र के सेलिब्रिटी उपस्थित रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित रहेंगे, और साथ ही साथ यह पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन क्वेश्चन एक और बनेगा। क्या बनेगा क्वेश्चन? कि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित नाव जो है अयोध्या सरयू नदी पर, ये सरयू नदी में चलेगी। लेकिन पहला अगर देखा जाए तो अगर पहली इलेक्ट्रिक वॉच जो चली थी, इलेक्ट्रिक नाव चली थी, उसका नाम क्या था? आदित्य नाम था। आदित्य नाम था, जो कि यह देखा जाए कि साउथ में चली थी, मतलब दक्षिण राज्यों में चली थी, केरल या तमिलनाडु के आसपास में चली थी। इसका नाम आदित्य था। डन है। चलिए, ऑक्सफोर्ड आया ना, ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के लिए चैड OX फर्स्ट निपाह वैक्सीन मानव परीक्षण शुरू कर दिया है? तो बातें किया जा रहा है, यह मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है। यह है निपाह वायरस। निपाह वायरस जो 1998 के दशक में मलेशिया में यह केस देखने को मिलता है। कहाँ? मलेशिया में। और यह मलेशिया में 1998 में देखने को मिलता है, मलेशिया में। लेकिन मेरे मित्र, क्वेश्चन बनेगा कि अरे सर, ये नहीं बताएं कि यह फैलता किससे है। आप सबको अवगत होगा ना। मैं बताना चाहता हूं, यह फैलता है कि सुअर से और चमगादड़ से। यह सुअर और चमगादड़ से मनुष्यों में आ जाता है, फैल जाता है, और कहीं न कहीं मनुष्य इसका मौत के शिकार बन जाता है। इवेनोवास्की जो थे वायरस की खोज करते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? विषाणु। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि मवेशियों का त्योहार का नुमा। हर आज का टॉपिक तो कहना ही नहीं है, हर क्वेश्चन अपने आप में हीरो है। कहता है कि मवेशियों का त्योहार
कानुमा किस स्टेट में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है तेलंगाना में। अच्छा, अभी जो 119 विधानसभा वाली सीट पर तेलंगाना में हुआ चुनाव, 119 विधानसभा की सीट पर हुआ चुनाव और यहां जीतती है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसके मुखिया बनते हैं, मुखिया बोले तो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी। कौन बनते हैं? रेवंत रेड्डी साहब। आई एम राइट। 2 जून की रोटी 2 जून को मनाया जाता है मजदूर दिवस, और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का विभाजन होता है, जो कि 1953 में ही सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना हुआ था। आगे हम बातें करते हैं, कंटेंट ज्यादा है। बैसाखी त्योहार पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में मनाया जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। बंगला त्योहार मेघालय और असम में मनाया जाता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कहता है कि ओणम जो है केरल का त्योहार है। पिनराई विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं। आई एम राइट, श्योर होता हूं। तो विशु त्योहार केरल और कर्नाटक में मनाया जाता है। एमके स्टालिन साहब जो हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। मैं श्योर हो गया कि पिनराई विजयन साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं केरल के। नुआखाई जो कि ओडिशा के क्या है त्योहार है, और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। शायद मैं श्योर हूं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश के क्या है? गुड़ी पड़वा आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और केरल क्या है? कर्नाटक का त्योहार है। तो अब जानेंगे, ओणम तो केरल हो गया, गुड़ी पड़वा कर्नाटक महाराष्ट्र और क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश का है। इसके मुख्यमंत्री जान लेते हैं। एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के, कर्नाटक एमके स्टालिन साहब, आंध्र प्रदेश के वैसे मुख्यमंत्री जो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की सुर्खियों में पहले स्थान पर आता है, जिनका नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। सबसे गरीब मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक वह वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। आगे बात करते हैं। ये सेशन के पॉइंट के बाद इधर हम सेशन की तरफ आते हैं। कहता है मदुरै जल्लीकट्टू स्टेडियम का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। यह किस स्टेट में है? सीधी बात, नो बकवास में, आप सब जानते होंगे। जब मदुरै जल्लीकट्टू है यह टीएन में आता है, तो यानी कि तमिलनाडु में आता है। वही तमिलनाडु का राज जहां से महापुरुषों की गिनती होती है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का संबंध तमिलनाडु से है। महिला शक्तिशाली पावरफुल में गिनती होती है निर्मला सीतारमण जी का, जिनका संबंध तमिलनाडु से है, जो भारत के वर्तमान में फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं। तमिलनाडु एमके स्टालिन साहब का राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मदुरै में होता है जल्लीकट्टू स्टेडियम की शुरुआत। लेकिन क्वेश्चन बनेगा, इस स्टेडियम का नाम क्यों रखा जाता है, क्या नाम रखा जाता है? एमके स्टालिन साहब हुआ करते थे। एमके करुणानिधि, एमके स्टालिन तो वही है, एमके करुणा
निधि यह पूर्व सीएम हुआ करते थे तमिलनाडु के, और इन्हीं के नाम पर यह जल्लीकट्टू स्टेडियम का मदुरई में स्वागत होता है। इतना ही नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि यह भैया हो 44 करोड़ रुपया से, यह लागत से 44 करोड़ रुपया से यह स्टेडियम बना, जिसमें आसानी से 5000 व्यक्ति, कितने 5000 व्यक्ति क्या कर सकता है, बैठ सकता है। 5000 ठीक ठाक है। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं, शायद 5000 में क्लियर होगा, 5000 ही है, 50000 नहीं है शायद। आगे हम देखते हैं कि इंडिया का नंबर 1 एक शतरंज का खिलाड़ी कौन बना, जो महज 18 वर्षों में ही बनकर तैयार हुआ। इसके पीछे कितना मेहनत पढ़ाया होगा वह व्यक्ति, वह लड़का, जिनका नाम क्या है, विश्वनाथन आनंद जी को भी पछाड़ दिया है। शतरंज का जादूगर करने वाला व्यक्ति का नाम बताइएगा। भारत का नंबर 1 शतरंज का खिलाड़ी तो होएगा ही, हम पूछेंगे दुनिया के जो नंबर 1 के शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये भी इनके सामने फीके पड़ जाते हैं। वो भी मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, किसी के सामने हम पड़े हैं लेकिन खेल में जीत हासिल कर लेते हैं। यह खिलाड़ी जो हैं मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, जो इनका नाम है रमेश बाबू। क्या नाम है, रमेश बाबू। और रमेश बाबू जो रहते हैं प्रगा आनंद इनका नाम रहता है, और मैग्नस कार्लसन से यह हार जाते हैं, लेकिन भारत के नंबर 1 बने रहते हैं। महज इन्होंने 18 साल की उम्र में यह खिताब अपने नाम किया। और इतना ही नहीं, ये भी इनका संबंध तमिलनाडु से ही है। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की बात किया जाए, जिसे हम FID के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन देखा जाए तो यूनियंस जो संघ है, इसकी शुरुआत होती है 1924 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 1924 में शुरुआत होता है FID के, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की राजधानी, स्विट्जरलैंड में लुसाने एक शहर है, वहां होता है। जबकि स्विट्जरलैंड की अगर राजधानी की बात आ गई मुख से, तो इसकी राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड में जेनेवा भी है, सब शहर स्विट्जरलैंड में है। और लुसाने में इसका हेडक्वार्टर बनता है। अध्यक्ष हैं अर्कडी इवो कोर्नविच, लेकिन उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद है। उपाध्यक्ष भारत के हैं विश्वनाथन आनंद जी। दुनिया का नंबर 1 शतरंज का खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन है, जो 2023 के बने हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं लेकर आपके बीच ब्रेन बूस्टर का डोज। लगातार यहाँ 11वां सेट है, 11वां दिन है ब्रेन बूस्टर का, और इसमें बातें होगा जीएस का, जो आपको गर्दा मचा देगा। क्या मचा देगा? गर्दा मचाएगा। देखिएगा, अटैक करते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्या बातें हैं? भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर कौन बने थे? कौन थे? तो थे जेबी कृपलानी। और सर, जेबी कृपलानी का फुल नेम पूछ दे तो क्या होगा? जगत प्रकाश जीवतराम कृपलानी। जगत प्रकाश जीवतराम कृपलानी। नाम थोड़ा क्रिटिकल है नाम, ठीक है। अरे पीटी उषा का नाम पूछे तो पिलवाड़ कंडी टेका परमीर उषा, नाम तो नाम। आगे देखते हैं कि यानी कि 15 अगस्त 1947 के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन बनते हैं? जेपी कृपलानी। इसके बाद फिर चुनाव होता है और
हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके बाद 47 में ही बनते हैं, अगस्त के बाद दिसंबर में। आगे हम बात करते हैं कि भारत विभाजन, अच्छा ये तो भारत विभाजन होता है पाकिस्तान के साथ, तो कहता है कि भारत विभाजन जो हुआ योजना माउंटबेटन लेकर आया, प्रस्तुत कब किया? प्रस्तुत कब किया? 2 जून की रोटी की बात। अच्छा 3 जून को सर, हाँ 3 जून को। कब? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन भारत विभाजन की अपनी प्रस्तुति करता है। आगे हम बातें करते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है भाई? आप सब जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठंड बहुत, पैर में ठंड लग रहा है, हाथ में बहुत ठंड लग, गलन है, फिर भी कल हम कंटेंट दे रहे हैं। जब ठंडा भी चीज से महसूस हो रहा है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा ठंड लग रहा है। फिर भी देखिए, कहता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है, तो इसके पहले आप 11 दिसंबर को बताएंगे ना? हाँ, 9 दिसंबर की पहली और 11 दिसंबर की दूसरी 1946 में बैठक होती है। इसकी बातें जब कहा जाए तो सुन लीजिएगा कि वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा की पहली बैठक दिन सोमवार समय 11 बजे सेंट्रल हॉल में होता है और वरिष्ठता के आधार पर दिया जाता है बातें। अध्यक्षता बिहार के एक लाल सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और 11 से 9 के बाद 2 दिन, 10 के बाद 9 के बाद एक दिन गैप 10 होता है और 11 को फिर बैठक होती है दूसरी। 11 दिसंबर को अस्थायी रूप से, अस्थायी बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को और अस्थायी रूप से बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के ही थे, जो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उनके जिले से ही बिलोंग करते हैं और हमारे घर से महज 15 किलोमीटर की 18 किलोमीटर की दूरी पर उनका जीरादेई नामक स्थान घर है। आगे हम बात करते हैं 11 के बाद फिर 13 दिसंबर की बैठक होती है तीसरी, और तीसरी बैठक में प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना जिसे हम उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव किया जाता है संविधान सभा में और पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। डन, आगे बात पहुंचते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था एंड कैबिनेट मिशन को होस्ट किसने भेजा था? इंपोर्टेंस बनेगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य देखा जाए, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस थे, और तीसरे व्यक्ति एवी अलेक्जेंडर थे, इसीलिए मैंने कहा कि पेन और कॉपी अपने हाथों में रहेगा ना भैया, तो राइट डाउन कर लेंगे ना, क्वेश्चन में यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं जाएगा। इसीलिए तो मैं सेशन स्टार्ट किया हूँ, ठंड हो गर्मी हो, कंटेंट देना है तो देना है। आगे हम बात करते हैं कि कैबिनेट में पूछेगा दोस्तों कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, किसने भेजा, तो राइट डाउन करेगा 24 मार्च 1946 को यह भारत आता है। किसने भेजा कि आप जानते हो कि 1946 में इंग्लैंड में चुनाव होता है और
लॉर्ड एंटली की सरकार बनती है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री लॉर्ड एंटनी बनता है विंस्टन चर्चिल को हराकर। और वह कहता है अपने चुनावी बॉन्ड में यह दर्शाया था कि यदि मेरी सरकार बन जाती है तो जून 1948 से पहले देश की आज़ादी, भारत की आज़ादी सौंप देंगे, दे देंगे। ये बात सही होती है कि 1948 से पहले ही 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों की चंगुल से हम आज़ाद हो गए। आगे देखते हैं, शिमला समझौता कब किया गया था? शिमला समझौता कब किया गया था? यह भी जून में था, 25 जून 1945 में किया गया था शिमला समझौता। ठीक है, आगे हम देखते हैं। कहता है क्वेश्चंस कि विश्व का प्राचीन पुराना पर्वत कौन है? तो आप कहेंगे कि सर एक भी पूछने की बात है, अरावली है। क्या बात है, क्या बात है, अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो फंसेगा कि सर्वाधिक भूकंप किस महासागर में आता है? एंड मैं हिंट कर देता हूं कि सर्वाधिक तो भूकंप आता ही है। दुनिया का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन है? तो कहेंगे सर आप तो बता दिए आंसर, प्रशांत महासागर तो है, प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन आया एक और खतरनाक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कहता है कि सर्वाधिक गति आवृत्ति किस तरंग में होती है? तो तरंग की बात कर रहा है भैया। तो सर्वाधिक आवृत्ति गति होती है पी तरंगों में। क्वेश्चन बनेगा कि तरंगे किस पर कितने कौन कौन होती है? PSL। खतरनाक कौन होती है? विनाशकारी कौन होती है? अभी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमने कहा कि सबसे गतिशील अधिक आवृत्ति होती है पी तरंगों में। तो कहेगा कि सबसे कम किस में होती है? तो सबसे कम होती है भैया एल में होती है। यानी कि सबसे कम किस में होती है? एल तरंगों में होती है। कहा कि अगला क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है मेरे भाई? सुनामी किस भाषा का शब्द है? हमने कहा जापान की है। यह जापान देश की भाषा की सुनामी, यानी जापान से निकली सुनामी। अगला क्वेश्चन बना कि सर्वाधिक विनाशकारी कौन तरंगे होती हैं? तो सबसे ज्यादा विनाशकारी खतरनाक वो तरंगे होती है तो वह पी तरंगे, सॉरी एल तरंगे होती है। कौन होती है? एल तरंगे होती है। ठीक है, फिर आ गया मेरे मित्र मेरा पॉपुलर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का पॉलिटी का सेशन। और पॉलिटी का सेशन क्या है? कहता है कि आर्टिकल 9 में गुरुजी क्या लिखा है? हमने एक ही बातें कहा कि ऐमे सटल त गैल, बिहारी भाषा का यह शब्द है, सटल त गैल। मतलब कि जैसे आप भारत के निवासी हैं, भारत के सिटीजन हैं, और भारत के सिटीजनशिप को छोड़कर दूसरे देशों की सिटीजनशिप लेंगे तो भारत का अपने आप छूट जाएगा। आप तो बड़ी मजेदार बातें कहीं सर। हाँ, कि यानी कि आर्टिकल 9 कहता है कि भारत की सिटीजनशिप, बोले तो नागरिकता लेने पर सॉरी, भारत की नागरिकता त्याग कर, ठीक है, हमने गड़बड़ कर दिया।
भारत की नागरिकता त्याग कर दूसरे देशों की नागरिकता लेंगे, दूसरे देशों की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। राइट? भाग 2 पढ़िएगा नागरिकता, कल बातें करेंगे हम नागरिकता में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्लेलिस्ट में बना हुआ है पॉलिटिका सेशन, जो मेरा वीडियो यूए में भी चलता है आप सबके प्यार और दुलार से। तो देखिएगा कि एनआरआई आरआई क्या होता है, नागरिकता से संबंधित क्या क्वेश्चन बनाता है पॉलिटी में, हर एग्जाम्स में आप बारीकियों से देख सकते हैं। डन। आगे हम देखते हैं कि आर्टिकल 352, 356, 360 गजब क्वेश्चन है, लिख बढ़ जाओ वो, बढ़ जाओ। हम देखते हैं कि आर्टिकल 352, 356, 360 चर्चा क्या करता है? चर्चा वही करता है कि कहता है 352 जो है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात की कहता है, नेशनल इमरजेंसी। और 356 राष्ट्रपति शासन हम करेंगे। और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। क्वेश्चन मेरा यही समाप्त नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या समाप्त होगा? क्वेश्चन मेरा यह समाप्त होगा कि ये जो इमरजेंसी बातें कह रहा है ना संविधान, कि सिचुएशन जैसा होगा वैसे हम इमरजेंसी लगा देंगे। यह बातें, यह नियम, वह कानून किस देश के संविधान से प्रभावित है? इंपॉर्टेंट है ना। कहता है यह देश कोई और नहीं, जर्मनी होता है। आपने हमको विश्व युद्ध में हराया है तो हम तो इमरजेंसी लगाएंगे ही। ये बात कौन करता है? जर्मनी। तो लिखेंगे यह जर्मनी से लिया गया है। राइट? आगे कुछ क्वेश्चन बनेगा, कहेगा क्वेश्चन कि गुरुजी ये तो बताइए कि भारत में, लास्ट सेशन चल रहा है, बस समाप्त होने वाला है, 2 मिनट का बातें हैं, कि भारत में अब तक नेशनल इमरजेंसी कितने बार लगाया जा चुका है तथा किसके द्वारा लगाया गया है? लगाया गया है मेरे दोस्त 3 बार, 1962, 65, 71। सॉरी, एक बार 1900, मिस्टेक हो रहा है, 1962, 1971 और 1975, 1975 3 बार, 71, 75। 2 बार तो लगा देती हैं मैडम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, और 1 बार लगाते हैं नेहरू इनके पिताजी। क्यों? 62 में होता है क्या? 62 में होता है भारत चीन वार, भारत बुरी तरह से हार जाता है। 71 में होता है बांग्लादेश का स्थापना, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहीं पे होता है 71 में। और 75 में है संपूर्ण क्रांति, नेशनल इमरजेंसी, आंतरिक मामलों के आधार पर। तो मेरे दोस्त आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन कंटेंट में हम कमी नहीं किए हैं। पैर तो इतना ठंड लग चुका है कि पूछिए मत। तो नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं जोरों शोरों के साथ। तब तक के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में इंतजार करिए। लेक्चर नंबर 5 बहुत खतरनाक तरीके से आने वाला है, ब्रिटिश की स्थिति भारत में। जय हिंद, टेक केयर।